चलो क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जहाँ तक पढ़ा उससे आज आगे पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये अभी तक हमने पढ़ रखा है। और लास्ट क्लास में हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑस्मोसिस ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी खुद की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और किसके थ्रू पास होते हैं? इसके लिए अपन एक मेम्ब्रेन लगाते हैं जिसको बोलते हैं SMP, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके थ्रू पास होते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिए थे कि अगर अंगूर को वाटर प्लस NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन इसको डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। SMP के बारे में बात की हमने। फिर मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसको अपन डिनोट करते हैं पाई से। कैसे डिनोट कर रहे हैं? पाई से डिनोट कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि एक ऐसा प्रेशर रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्यूशन की ओर अगर लगाया जाए जिसपे ये जो ऑस्मोसिस होने वाला प्रोसेस अगर रुक जाता है तो ऐसे प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर एट विच सॉल्यूशन साइड बाय विच प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने समझा। और रिवर्स ऑस्मोसिस भी बताया मैंने कि क्या होता है हमारा आरओ वाला प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब अगर हम सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से कितना आने लगेंगे? सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है? हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ। हमारे घरों में जो आरओ लगा होता है वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? जो सी वाटर होता है ना, देखो आपको पता होगा कि समुद्र मतलब पूरे विश्व में पानी तो बहुत है। क्या है? पानी बहुत है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है? वो सॉल्टी वाटर है। कभी समंदर के पास गए हो? जाके देखना, है ना, जब भी मौका मिले। नहीं तो वो घर से कभी ऐसे भाग जाना समंदर देखने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखो समंदर का पानी जो है बड़ा सॉल्टी होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है उसमें। मतलब मैं आज से कुछ साल पहले गोवा गया था, तो गोवा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था मैंने कि गोवा 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 गोवा, एक बड़ा चार्म था जाने का। तो मैं भी गया, वाइफ को लेके गया, बढ़िया एकदम 4-5 दिन का एक ट्रिप था। तो 4 दिन वहीं पे गोवा में रहेंगे, एकदम समुद्र में नहाऊंगा। मुझे जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती है उसमें नहाने का बड़ा शौक है। मतलब स्विमिंग वगैरह कॉलेज के टाइम से अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी गोवा जाके समंदर पे एकदम स्विमिंग करूंगा, नहाऊंगा, 2-3 घंटे मजे करूंगा। क्योंकि मेरा ज़्यादातर रूट जो रहता है ऋषिकेश साइड का रहता है। वहाँ पे गंगा नदी में नहाता हूँ तो 2-2 3 घंटे नहाया है मैंने। और या फिर जो लेक होती है, लेक वाटर, जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह थी वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल जो लेक्स वगैरह होती है या फिर नेचुरल जो रिवर्स होती है उसमें नहाने में अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगा समुद्र में पहली बार जाएंगे, उससे पहले समुद्र में कभी गया नहीं था, देखा खाली वीडियोस वगैरह में। तो गोवा में प्लान किया, गया, वाइफ को लेके गया कि 4-5 दिन एकदम बढ़िया रोजाना नहाएंगे, 2-2 3 घंटे समुद्र के पास ही बैठे रहेंगे। आप मानेंगे नहीं, मैं समुद्र में नहाने बड़ा हम गए तो 10 से 15 मिनट बाद में वापस बाहर आना पड़ा। इतना सॉल्टी वाटर होता है कि स्किन पे इचिंग होने लगती है, आंखें एकदम रेड हो जाती है, क्योंकि जो पूरा एकदम ऐसा है कि हाथ से उठाओगे ना पानी को तो उसमें ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर बाद में नमक बन जाएगा। वो हाथ में एकदम सॉल्ट की लेयर आ जाती थी। इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है समंदर का, मतलब आप उसको पी तो सकते ही नहीं, पीना तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है आपके लिए, है ना। तो सॉल्ट वाटर जो है, सी वाटर, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को इतनी सॉल्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती। उससे ज़्यादा अगर सॉल्ट मिल जाता है तो बॉडी में सिम्टम्स बहुत ही खराब आने लगेंगे। तो ऐसा है कि समंदर का वाटर जो होता है बड़ा सॉल्टी होता है। वैसे कहा जाए तो पूरे विश्व में जो पानी है, मतलब जो लैंड एरिया है, 70% जो है
वो तो सी वाटर का एरिया है और 30% लैंड एरिया है। तो पानी वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो यूजफुल नहीं है ना। जो फ्रेश वाटर है हमारे पास बहुत ही कम अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जो पीने जैसा हो, जो हमारे ग्राउंड वाटर से निकालते हैं हम, या फिर जो नेचुरल जो रिवर्स है उनसे जो आता है, ग्लेशियर से जो आता है, वो बहुत ही कम है। वो तो 1% से भी कम है जो हमारे लिए पीने योग्य ऑलरेडी है। लेकिन जो सी वाटर है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। फिर भी पानी का क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सी वाटर को डायरेक्टली आप इरिगेशन में भी यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप पीने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। अब इसको प्योरीफाई करने के लिए जो ये मेथड आया, ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड बड़ा काम का मेथड है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड में क्या करते हैं, यही हम अपोजिट साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा कंटेनर बना लिया ऐसे, और यहां से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्यूशन है, और इधर हमारा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, इधर तो सॉल्यूशन है और इधर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, ये किससे ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। उस समय ये जो हमारी सेमी परमिएबल लेयर है, एसएमपी जिसको अपन बोलते हैं, एसएमपी, इसमें से क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन साइड से किधर जाएंगे, सॉल्वेंट साइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब देखो सॉल्यूशन साइड हमारे मान लो NaCl प्लस ऐसा कुछ था, सॉल्यूशन साइड क्या था, NaCl प्लस वाटर था। तो वाटर के मॉलिक्यूल किधर चले गए, केवल प्योर वाटर की ओर जाने लग गए। तो हमें जो हमारा सॉल्टी वाटर था, मान लो सी वाटर, उससे क्या मिल गया, हमें प्योर वाटर मिल गया। घरों में भी जो पानी आता है उसमें कभी सॉल्ट कंटेंट या सिल्ट कंटेंट ज़्यादा हो तो उसको अपन आरओ वगैरह लगा के घरों में उसे प्योरीफाई करते हैं, है ना, और पीते हैं। क्योंकि ज़्यादा सिल्ट जो होती है वो भी हमारी पथरी बनाने का काम करती है पेट में। तो ये ठीक टेक्नोलॉजी है, और पानी का टेस्ट भी मेंटेन रहता है आरओ वगैरह यूज़ करते हैं तो। हालांकि हमने हमारे घर पे कई सालों तक यूज़ नहीं किया आरओ, मतलब अभी पिछले साल ही आरओ लगाया है। इतने टाइम हो गया आरओ आए हुए, 10-15 साल 20 साल से हम वही पानी पी रहे थे जो सीधा नहर से आता है। अपने तो नहर आती है ना, बीकानेर में वाटर सप्लाई किससे होती है, इंदिरा गांधी कैनाल से होती है। और उसमें कहाँ से पानी आता है, जो हिमालयन रिवर्स है उसे डाइवर्ट करते हैं पंजाब साइड से, तब जाके इधर पानी आता ही है। तो यहाँ पर जो अपना पानी आता है वो नहर से आता है, तो उसमें नहर वाला पानी मीठा पानी ही होता है, उसको पूरा फिल्टर करवा के जो पाइपलाइन के थ्रू घरों में भेजते हैं। लेकिन उसमें भी कभी कभी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, सिल्ट कंटेंट भी ज़्यादा आ जाता है, पानी में थोड़ा टर्बिडिटी आ जाती है। हालांकि जो वाटर सप्लायर हमारे हैं, वाटर बॉडीज़ है, वाटर जो वाटर बक्स होता है, वो भी पूरा ये बात इंश्योर करते हैं कि जो पानी भेज रहे हैं वो पूरी तरह से ड्रिंकेबल है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकारी काम है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं पैरामीटर्स, तो इसलिए आरओ एक सेफ साइड रहता है। तो हमने तो आरओ लगाया है घर पे, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस का। लेकिन इसकी दिक्कतें ये भी होती है कि आप आरओ जब लगा लेते हो, जैसे यूवी वाला होता है ना, वो कभी नहीं लगाना चाहिए। एक यूवी प्योरीफायर होता है ना, उसमें ये दिक्कत होती है कि वो कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है। उससे क्या होता है कि हम बिना बैक्टीरिया जर्म्स वाला जो पानी उसके पीने के हैबिचुअल हो जाते हैं। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं या फिर कभी हमें वैसा पानी नहीं मिलता, मान लो हम जर्म्स और बैक्टीरिया वाला, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होने लगती है उस पानी को पीने से, है ना। आप बायो के विद्यार्थी हो तो आपने देखा होगा कि जो भी जैसे कोविड वैक्सीन थी या डोज थी, वो भी क्या थी, बैक्टीरिया से तो थे, वो वायरस ही तो था। मतलब एक दूसरे वायरस को डालने के लिए नया वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि ये जो नया वायरस आया है इसके प्रति बॉडी इम्यून हो जाए। ये नया वायरस इतना हैजार्डस नहीं होता, इसके प्रति इम्यून हो जाए, और ये इम्यूनिटी क्या करेगी, हम उनको कोरोना के उस वायरस से बचा लेगी। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारा जो एक्सपोजर है, बैक्टीरियल एक्सपोजर, वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए, है ना। तो जो यूवी वाले प्योरीफायर आए
उनको भी जो लोग बाग लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, सारे जर्म्स को किल कर देते हैं। तो उससे हम क्या कि वो जो पानी पीते हैं, अब उस पानी में बैक्टीरिया जर्म्स अगर नहीं है, जिनके लिए हमारी बॉडी नेचुरली डिजाइन है, अगर वो नहीं होंगे, लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति आई कि भाई हमें वैसा यूवी फिल्टर वाला पानी नहीं मिले और हम नॉर्मल पानी पिएंगे, तो हमारे अंदर इश्यूज आने लगेंगे, हमें डायरिया हो जाता है वगैरह वगैरह, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और इस चीज़ का मैं खुद भुगत भोगी रह चुका हूँ। जब मैं आईआईटी में पढ़ाई करता था तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे रूम के पास में एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ था, और वो शायद यूवी फिल्टर्ड ही था, एकदम प्योर वाटर देते थे वो। तो घर पे जब भी आता था, घर पे आरओ वगैरह कुछ था नहीं, तो घर पे जैसे ही मैं नॉर्मल पानी पीता था, मुझे डायरिया या फिर इस तरह की दिक्कतें होने लगती थी, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर आरओ मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक सेफ साइड ऑप्शन है। यूवी फिल्टर वाला ऑप्शन सही नहीं रहता, आरओ बहुत अच्छी चीज़ रहती है। आपको अगर सॉल्ट कंटेंट या फिर सिल्ट कंटेंट को कम करना है हमारे पानी में से, तो आरओ वाला फिल्टर प्लांट बढ़िया रहता है घरों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब देखो, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको कैसे मेजर किया जाए। तो फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये जो फॉर्मूला है ये दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखो पाई से डिनोट करते हैं, पाई। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, आइडियल गैस इक्वेशन के जैसा ही है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, नॉर्मल प्रेशर की तरह ही बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, मान लो सॉल्यूट पार्टिकल्स है या सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, उनको अगर अपन गैस पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए लें, तो जैसे पीवी बराबर होता है एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना। तो पी की वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। अगर हम सॉल्यूशन के लिए देखें, फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाती है। और कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी वाली। कौन सी है ये, मोलैरिटी वाली। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आर टी आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है, और P को अपन क्या रख देंगे, पाई रख देंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। तो P को पाई से रिप्लेस करने से पाई इज इक्वल टू आ जाता है सी आर टी। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का फॉर्मूला है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे पाई जो है वो तो हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हो गया कंसंट्रेशन, किस में है ये ध्यान रखना, मोलैरिटी में। किसकी है, सॉल्यूट की, है ना। सॉल्वेंट साइड सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है, वो आर हो गया गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं वैसे, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इस केस में आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यू कैसे यूज करनी है इसके बारे में मैंने बता रखा है। 8.3 यूज करोगे तो पाई किस में आएगा, पास्कल में आएगा। अगर एटीएम वगैरह में यूज करना है तो 0.82 यानी कि 1/12 यूज करना है ना। उस केस में पाई की वैल्यू किस में आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम के टर्म्स में आ जाएगी। और टी हो गया हमारा टेम्परेचर, जो कि किस में रहता है, केल्विन में रहता है। समझ में आया बात। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। आर के लिए ये बात दोबारा ध्यान रखना कि आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। 8.3 वगैरह यूज करोगे वो हो जाएगा जूल, जूल पर मोल पर केल्विन।
तब उस केस में जो पाई आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, उसमें वैल्यू आएगी। और आर की वैल्यू अगर यूज करते हो 0.82, उस केस में 0.082, और ये हो जाएगी एटीएम लीटर अपॉन में मोल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू यूज करते हो, जिसको 1/12 भी अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, तो ये अगर वैल्यू यूज करते हैं तो हमारा पाई किस में आएगा, एटीएम के अंदर आएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, सवाल सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर। 0.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है, उसका 300 केल्विन टेम्परेचर पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है? अभी ये निकाल लो आप एटीएम में। एटीएम में वैल्यू बताओ कितना आएगा। लगभग इतना आ जाएगा। तो पाई बराबर CRT, एटीएम में निकालना है तो पाई बराबर 0.1 इंटू R1/12 ले लो, और ये हो गया 300। तो कितना आ जाएगा 30/लगभग 12, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 एटीएम के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हमारा एटमॉस्फेयर, ये इतना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्वस यूरिया का सॉल्यूशन हमें दे देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है ना, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 2.5 एटीएम। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है या नहीं? देखो, आपका एयर को 1 एटीएम का प्रेशर क्रिएट करने के लिए कितने ज्यादा लेयर्स बनानी पड़ती है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, कितने स्फेयर आते हैं, आते नहीं आते? तो तब जाके ये क्या बनाती है, एयर हमारा 1 एटीएम का प्रेशर बना पाती है। लेकिन यहाँ पे यूरिया का 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, वही क्या क्रिएट कर पा रहा है, 2.5 का क्रिएट कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक ही नोट लिख लेना कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस solutions can have significant, very dilute solutions can have significant osmotic pressure, so it is easy
टू मेजर इट इन लेबोरेटरी। ठीक है, लैब में इसको मेजर करना आसान काम है ना। अब जितनी भी ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें सबसे ज्यादा बार बार रिपीटेटिव बात मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूट जो अननोन है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए या फिर जो मोलर मास है ना, उसे निकालने के लिए बड़ा काम का चीज है जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है तो किस पे डिपेंड करेगी, कंसेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो एक सवाल देखो, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्वेश्चन है इफ 10 ml of non-electrolyte electrolyte unknown substance is dissolved to make 500 ml of solution, then osmotic pressure at 300 Kelvin is found 1.23 atm. Calculate molar weight of unknown सॉल्यूट। जो हमारा अननोन सॉल्यूट होगा उसका मोलर वेट क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, ये देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों दिया हुआ है, इस चीज को मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं। ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बात बोली गई है ना, ये बड़ी प्यारी बात बोली गई है, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। अननोन सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल है, और उसका कितना लिया गया, 10 ml नहीं 10 मिलीग्राम ले लो। और सॉल्यूशन हो रहा है 500 ml, वॉल्यूम दे दिया। तो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई दे दिया 1.23, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट, गिवन वेट है 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू 10 -3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट निकालना है, वॉल्यूम दे दिया 500 ml, 500 बटे 1000 करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, इंटू R 1/12 ले लिया और ये ले लिया 300। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और इसमें जो हमारा अननोन MW है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो MW की जो वैल्यू है यहां से आने वाली है 400 ग्राम पर मोल के आसपास आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 400 ग्राम पर मोल। अब ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली बात क्यों क्वेश्चन में मेंशन होती है कभी कभी, इसका क्या कारण है, उस और हम चीजों को समझेंगे। हम्म, वॉल्यूम तो लीटर में रखते हैं ना, मोलैरिटी है। बताओ। ठीक है,
कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? चेक करो, आप कैलकुलेट क्यों नहीं करते? कैलकुलेट करके देख। हालांकि 1.23 का डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही आ रहा है? इतना कैसे आएगा? हम्म, फिर 10 मिलीग्राम ना होके 10 ग्राम ही लेंगे ये। 10 ग्राम ले लो ये। मिलीग्राम मतलब 10 ग्राम ले लो इसको। ठीक है, अब मैच हो जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अभी हम जब देख रहे हैं तो कोई जो सॉल्यूशन है उसमें कोई सिंगल टाइप के सॉल्यूट है। अगर मान लो अलग अलग टाइप के सॉल्यूट हो, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट से कोई मिक्सचर बनाया जाए, सॉल्यूशन बनाया जाए, तो ऐसे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा उसे अपन देखें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ले, बहुत सारे सॉल्यूशंस लें, उनका मिक्सचर जब ले लेते हैं तो ऐसे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा। तो देखो, ऐसे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम उस मिक्सचर की कंसेंट्रेशन निकालेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर क्या होएगा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल। ऊपर तो आ जाता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर तो क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस एन सॉन के ऐसे कोई हो जाएगा। मान लो n नंबर ऑफ मिक्सचर्स लगा रहे हैं, तो ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होएगा? कंसेंट्रेशन में जब वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मोल्स। तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ये सेकंड से आएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो सी मिक्सचर क्या हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 एंड सॉन अपॉन V1 प्लस V2 प्लस एंड सॉन Vn, ऐसा हुआ। ठीक है, अब हमारा जो पाई मिक्सचर होगा, पाई मिक्सचर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी C मिक्सचर इंटू RT हो जाएगा। समझ आए बात? ये तो है मिक्सचर की मोलैरिटी। फिर हमारा मिक्सचर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा उसके लिए हम क्या ले लेंगे? पाई मिक्सचर इज इक्वल टू सी मिक्सचर इंटू RT। सी मिक्सचर की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा? पाई मिक्सचर इज इक्वल टू सी मिक्सचर हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस एन सॉन डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस एन सॉन। इसमें पूरे में क्या कर दिया? RT का मल्टीप्लाई। अब RT पूरे ऊपर वाले में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो पाई मिक्सचर की वैल्यू है ये हो जाएगी C1 RT इंटू V1 प्लस C2 RT इंटू V2 प्लस एंड सॉन, ऐसे चलेगा, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस एंड सॉन। तो यहां से पाई मिक्सचर की जो वैल्यू आएगी, C1 RT को क्या लिख सकते हैं? पाई 1। तो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 प्लस एन सॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस एन सॉन। तो ये फॉर्मूला हमारा पाई मिक्सचर का बन के सामने आएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस का। अगर सॉल्यूशंस 2 या 4 सॉल्यूशंस ले जिनके पाई 1 पाई 2 पाई 3 इस तरह से हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर्स हो, तो उनको जो मिक्स कर देंगे तो ऐसे केस में हमारे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का, उस मिक्सचर का कितना आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है, पर ऐसे केस में भी हम मिक्सचर का टेम्परेचर वगैरह निकालेंगे, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उम्मीद है इतना नीट में हमारा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, पर आईआईटी में तो आ सकती है अगर टेम्परेचर अलग अलग हो। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे CR, इसमें क्या होगा, पाई 1 को लिखेंगे C1R T1, पाई 2 को लिखेंगे C2R T2, पाई 3 को लिखेंगे C3R T3। अब C1 C2 C3 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी पाई, जैसे मान लो टेम्परेचर अलग अलग लें, फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसका सवाल ले लेते हैं, सवाल से इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यूरिया यूरिया एक्वस सॉल्यूशन है, उसका 500 केल्विन पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये है 2.05 ATM। ठीक है, और ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्वस ही है सारे, इसका 300 केल्विन पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, ये दे रखा है 1.23 ATM। और अब सवाल ये कि इफ 200 ml ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 400 ml of second solution is mixed at 400 Kelvin, then calculate OP of resulting solution. Then calculate OP of resulting solution. ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना है, और इसमें आप मान सकते हो कंसिडर मोलैरिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कंसिडर, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, नो इफेक्ट ऑन मोलैरिटी ऑफ टेम्परेचर। हम ये मानेंगे कि भाई टेम्परेचर की वजह से मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही, हालांकि टेम्परेचर की वजह से मोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ता है ना। क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, एक्सपेंड कर जाता है लिक्विड, तो मोलैरिटी चेंज होती है। लेकिन हम इस सवाल के लिए ये इग्नोर करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किस तरह से इसको अप्रोच में लेके आएंगे, हम निकालेंगे सी मिक्सचर। सी मिक्सचर देखो कैसे आएगा, ये आएगा पाई 1 अपॉन R T1 से आएगा। C1 कैसे आएगा, देखो C1 आएगा पाई 1 अपॉन R T1 से आएगा, क्योंकि पाई 1 बराबर क्या होगा C1RT, पाई 2 बराबर C2RT। तो सी मिक्सचर कैसे आएगा, पाई, क्योंकि C1 दे नहीं रखा ना क्वेश्चन में, C1 C2 नहीं दे रखा, तो कैसे आएगा पाई 1 अपॉन R T1 इंटू V1 प्लस पाई 2 अपॉन R T2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इससे तो आएगा सी मिक्सचर। सी मिक्सचर आने के बाद में जो पाई मिक्सचर की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी सी मिक्सचर इंटू R T, और T कौन सा लोगे, 400 केल्विन। क्लियर है, जो मिक्सचर है वो किस टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया, 400 केल्विन टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया, और T1 कितना है 500 केल्विन, T2 कितना है 300 केल्विन। R की वैल्यू रख दोगे, पाई 1 हमारा 2.05, पाई 2 हमारा 1.23,
ये सब वैल्यूज रखने के बाद में पाई मिक्सचर आ जाएगा। मैंने तरीका बता दिया, सॉल्व आपको अपने आप करना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी देखो एक जगह पे बात आई थी कि अगर मान लीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का क्या यहाँ पे कारण है। जैसे हम ये बात जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर आप NaCl मिलाते हो, NaCl पानी में मिलाते हो, तो आप क्या देखते हो कि 1 मोल अगर NaCl मिलाया जाए वाटर में, कितना, 1 मोल अगर NaCl पानी में मिलाते हो तो ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा ना। 1 मोल अगर NaCl मिलाते हो तो ये किस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे पानी में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो कितने हो जाएंगे, 1 मोल तो ये हो जाएगा और 1 मोल ही हो जाएगा, तो एक्चुअल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे ना। तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डबल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। ये डबल जब आई है, इसको कैसे मेजर करें, किस तरह से मेजर करें, इसके लिए एक फैक्टर का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं वांट हॉफ फैक्टर। तो हम पढ़ेंगे अब वांट हॉफ फैक्टर। वांट हॉफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता है वांट ऑफ फैक्टर को। वांट ऑफ फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, आई इज इक्वल टू होता है, इसके देखो अलग अलग फॉर्मूले डिफाइन किए जाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, नीचे आ जाता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे तो आ जाता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो फॉर्मूले से हमारी आती है वो, और ऊपर आता है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड, भाई एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्व की गई है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला बनता है किसका, आई का, वांट ऑफ फैक्टर का। ऊपर आता है ऑब्जर्व्ड और नीचे आता है थ्योरेटिकली। जब थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई, वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। या फिर देखो आई के और फॉर्मूले क्या होता है, आई इज इक्वल टू आता है, भाई थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड में डिफरेंस क्यों आया, थ्योरेटिकल में अपन ये मान रहे हैं कि जो भी हमने सॉल्यूट मिलाया है वो ना तो डिसोसिएट हो रहा ना ही एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट जो है डिसोसिएट भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है। डिसोसिएट होगा तो डिग्री ऑफ ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, एसोसिएट होगा तो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है ना तो एसोसिएट हो रहा ना ही डिसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए आई आया। तो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी कब मिली, जब हम ये मान रहे हैं कि सॉल्यूट जो है डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा, और ऑब्जर्व्ड कब मिली, जब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नीचे आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ऑब्लिक एसोसिएशन। क्योंकि NaCl जब मिलाया उस समय कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, वो क्या मिलेगी, थ्योरेटिकल से मिलेगी। लेकिन NaCl जब Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया तो हमारी क्या हो गई, वो ऑब्जर्व्ड हो गई। तो यहां पे क्या मिलेगा, ऊपर क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन।
ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर देखो और क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो जो मोलर मास होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, टोटल पार्टिकल संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो टोटल पार्टिकल्स की संख्या और मोलर मास क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टोटल पार्टिकल संख्या मोलर मास का क्या होता है, अपोजिट होता है, ऐसा ले सकते हैं। यानी कि n1 अपॉन n2 करोगे तो क्या आएगा, उल्टा आएगा, रिवर्स का रेशियो। यानी कि I का अगर मैं यहां पर मोलर मास के लिए देखूं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास तो नीचे आ जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो I क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा थ्योरेटिकल मोलर मास किसका, ऑफ सॉल्यूट। ऊपर चला जाएगा थ्योरेटिकल मोलर मास में, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ऊपर थ्योरेटिकल आ जाएगा, नीचे ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड। और ऑब्जर्व्ड की जगह कभी कभी एक्सपेरिमेंटल भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, मास, मोलर मास के लिए ये फॉर्मूला उल्टा रहता है। क्यों रहता है, इसका कारण मैंने समझाया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मास आपस में अपोजिट रिलेशन के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉन्ट हॉफ फैक्टर। आई देखो वर्ड जो है ऑब्जर्व लिखा सकता है, या फिर ऑब्जर्व लिख सकता है, एक्सपेरिमेंटल लिख सकता है, या फिर एबनॉर्मल भी लिख सकता है, एबनॉर्मल, है ना। ये सारे वर्ड क्या होंगे, एक ही चीज को इंडिकेट करेंगे, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट या एबनॉर्मल। थ्योरेटिकल की जगह क्या आ सकता है, नॉर्मल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लिया। अब आई की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा हो, तो आई फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ आई का क्या रिलेशन होगा, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो और आई निकालनी हो। इसके लिए देखो, मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन है, और ये डिसोशिएट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एन ए में कन्वर्ट हो रहा है मान लो, है ना। जैसे NaCl था तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एक मॉलिक्यूल 2 में टूट रहा है, मान लो एक मॉलिक्यूल एन में टूट रहा है, हम उसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका मान लो 1 मोल था, तो इसके कितने थे, 0 मोल थे, ऐसा ले लिया। अब इसके एक में से है, मान लो अल्फा कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो चले गए, तो इसके कितने बनेंगे, एन टाइम्स अल्फा बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ। इसमें से अल्फा चले गए तो इसके कितने बने, एन अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है या तो
0 से 1 ले सकते हैं अपन, है ना, फैक्टर्स में, या ले सकते हैं परसेंटेज में। तो अभी फिलहाल क्या है, वो 0 से 1 वाली है, परसेंटेज वाली नहीं है। समझ आई बात? बोलो। अब देखो आई निकालना है, तो यहां पर हम देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर कितने हैं? बिफोर तो एक ही है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर देखे तो कितने बताओ? है एन अल्फा तो इसके हैं, 1 माइनस अल्फा इसके भी तो हैं, तो कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आफ्टर है या नहीं है? तो हमारा आई क्या होता है? आई तो होता है आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, आई इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा टाइम्स एन माइनस 1। तो अगर आपको किसी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, तो आप उसके लिए पॉइंट ऑफ फैक्टर आई निकाल सकते हो। हमें क्या बताना चाहिए? उसका एन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% तो नहीं टूटेगा। इसमें से कुछ एसीटेट आयन प्लस कुछ H प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए N की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2, है ना। यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, और हमें मान लो पता लगाना है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 10%, आई की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? अगर 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो आई क्या होगा? यहाँ पे अल्फा जो हमने यूज किया है वो कौन सा वाला यूज किया है? अल्फा 0 से 1 होना चाहिए, यानी कि अल्फा एज ए फैक्टर यूज कर रहे हैं, ना कि एज ए परसेंटेज वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा क्या दी है? एज ए परसेंटेज वैल्यू, और उसको अगर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसका उसमें किसका डिवाइड कर देंगे? 100 का। समझ आई बात? तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे? 10/100 रख दोगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा 10/100, और एन हो जाएगा 2 माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू, आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/10। तो आई कितना आ रहा है? 1.1। 1.1 आ जाएगा ना? 1.1। तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ में आया? आई का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेशन। ठीक है, 1.1 आ गया। आई का डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ देखें, ये तो था डिसोसिएशन के केस में, जब हम पार्टिकल्स टूट रहे हैं। लेकिन एसोसिएशन केस में पार्टिकल क्या होंगे? वापस जुड़ेंगे। तो दूसरा केस देखें, आई फॉर एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नोट कर लिया? नेक्स्ट लेते हैं आई फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या हो रहा है? मान लीजिए एन पार्टिकल ऑफ ए मिलके क्या बना रहे हैं? कोई एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, ए एन बना दे रहे हैं, ऐसा है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे फिर? 1/n टाइम्स ऑफ ए एन बनेंगे, ऐसा ले सकते हैं ना। एन से एक बन रहा है तो एक से कितना बनेगा? 1/n बनेगा। तो यहां पर स्टार्टिंग में मान लो, स्टार्टिंग में ये 1 मोल था,
तो ये 0 थे। उसके बाद में ये एक में से कुछ अल्फा चला गया तो इसका क्या बन जाएंगे, अल्फा बाय एन बन जाएंगे। तो हमारा आई का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू, तो क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0। तो यहां से आई का जो फॉर्मूला बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई अल्फा टाइम्स 1 बाई एन माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिख रखा है डायमराइज हुआ है ना, यानी कि दो एक में कन्वर्ट हो गए, फॉर डायमराइज एन बराबर लोगे 2, फॉर ट्राइमराइज एन कितना ले लोगे 3, ऐसे चलता है। तो इससे आई की वैल्यू आ जाएगी, और आई की वैल्यू जब एसोसिएशन होता है उसके लिए तो आई कितना होगा, एक से छोटा होगा, लेकिन डिसोसिएशन होगा तो एक से बड़ा होगा। ठीक है, डिसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी हुई मिलेगी, एसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी हुई मिलेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल है, इसका सवाल करें। जैसे बेंजोइक एसिड जो है अगर 80% डाइमराइज हो जाता है, कैलकुलेट आई फॉर बेंजोइक एसिड if it is dimerized 80%, if it is dimerized to, अगर बेंजोइक एसिड 80% डाइमराइज हो जाता है तो उसके लिए आई क्या होगा, डाइमराइज हुआ है 80%, कैसे होता है वो सब बातें अपन समझ सकते हैं, लेकिन अगर आई निकालना हो तो एन तो कितना यूज करना है 2, और जो अल्फा है वो कितना दे रखा है 80/100। तो आई की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हो जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा 4/5 हो गया क्या, ये हो जाएगा 8/10, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 0.4 आएगा क्या, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आंसर आ जाएगा। तो ये आई की वैल्यू हो गई इसके लिए। ठीक है, बेंजोइक एसिड कैसे होता है डाइमराइज वगैरह,
देखो बेंजोइक एसिड क्या है, ये हमारा बेंजोइक एसिड होता है, COH से होता है ना बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड डाइमराइज कैसे होएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाए, तो एक तो हाइड्रोजन इसका हो गया, अब ये क्या करेगा दूसरे के ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से, इस तरह से देखो, दो बेंजोइक एसिड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड आने से क्या हो गया, डायमराइज हो गया। इसको बोलते हैं डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो दो एक बन गया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 100% डायमराइज नहीं हुए, उसमें से खाली 80% डायमराइज हुए, तो ऐसे केस में आई निकाला है अपन ने। ठीक है, तो ये होता है डायमराइज होना। ओके, आगे बढ़े। आई निकालना सीखा हमने। अब देखो जितनी भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें जो भी एबनॉर्मल आएगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये जो भी जितनी भी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी, ये देखो कैसे क्रिएट होगी। ये देखो कैसे क्रिएट होगी। जैसे सबसे पहले हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, RLVP, उसकी वैल्यू क्या आती है, क्या आती है उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा RLVP में। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा ये तो क्या हो गया, जब अप्रोक्सीमेट रिलेशन था उसके लिए था, है ना, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन के लिए देखें, ये तो था अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली देखेंगे तो आई टाइम्स एन, देखो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आई से मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मल्टी नंबर ऑफ मोल्स इनटू आई टाइम्स एन हो जाएगा। आई जो है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे जो एन है ना, अगर एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरफ जाए RLVP के, ये एक पॉइंट ध्यान रखना। एक सवाल है, आप ऐसा आपको, आप जब क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस इसके, तब RLVP के फॉर्मूले में दिखेगा, अप्रोक्सीमेट में देखा आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट में देखें तो नीचे वाला जो एन है ना, स्मॉल एन, वहां पे भी आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RLVP के फॉर्मूले में। समझ में आया बात? ठीक है। RLVP के बाद में क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्या होता है, KB इंटू मोलैलिटी, तो इसके साथ आई का मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या था, डेल्टा TF, ये क्या होता है, आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। और फिर लास्ट पाई इक्वल टू CRT होता है, तो उसके सामने भी क्या हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है एबनॉर्मलिटी जो शो करेगी, उनमें आई का मल्टीप्लाई करके हम फिगर आउट कर लेंगे। ओके।
ठीक है। अच्छा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर में बात ध्यान रखना, हालांकि हमें अब क्वेश्चन करने चैप्टर की थ्योरी पूरी हो गई है। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस देख रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मान लो, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक तो होता है देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब कहलाएंगे? जब दोनों का एस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। हम उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक। अगर एक का दूसरे के रिलेटिव में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक टू अनदर। और एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा? जब पाई वन लेस देन टू, पाई टू होगा। जब एक का दूसरे से कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। समझ में आई बात? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में देंगे।